जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली द लास्ट डे ऑफ जून मंथ और फिर हम जुलाई मंथ में एंटर करेंगे। न्यू मंथ न्यू बिगनिंग, बट इस बात का बेटा याद रखना कि जैसे जैसे एक एक दिन खत्म हो रहा है आपकी प्रिपरेशन में से भी एक दिन कम होता जा रहा है। तो अपने हर डे को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। और अब तो 2 महीने बचे हैं। राइट डाउन 60 डेज आर लेफ्ट फॉर यू पीपल। मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमने ऑफलाइन जो बच्चे हैं हमारे उनको हमने गाइड कर दिया कि आप कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनाओ। सून इट विल बी इन द केस कि हम आपके सामने सिर्फ कहने के लिए 60 डेज का प्लान नहीं लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे भी कि वो एग्जीक्यूट करना कैसे है और एकेडमी उस पर कैसे काम कर रही है, जस्ट फॉर यू पीपल, फॉर द सेक ऑफ द थिंग दैट यू मे गेट सिलेक्टेड इन योर पर्टिकुलर रिटर्न एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर सेकंड प्रोसेस दैट इज एसएसबी, राइट। तो चलिए फिर आज के करंट अफेयर्स से हम स्टार्ट करते हैं। आज अच्छा मौसम भी है और यहाँ पे लाइक फ्रॉम वेयर वी आर रिकॉर्डिंग वी हैव ओनली वन ब्रांच इन एंटायर इंडिया, लाइक ओनली वन ब्रांच इन लखनऊ, दैट इज टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो उसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही है, तो अब बारिश मौसम अच्छा है तो अब कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। ओके, सो करंट अफेयर्स फॉर एमसीक्यू एंड 30th June. Now, the first question in front of you is consider the following statement regarding the World Bank Group. Okay, this is an important question. Again, I am saying this question is serious के chances इसके ज़्यादा हैं आने के, ठीक है। और इसमें से वन लाइनर आ सकता है एनडीए में। तो हम आपको दोनों के लिए ब्रीफ करते हैं कि दोनों में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप? ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल रिटेल डेवलपमेंट, या फिर इट वॉज सेकेंड, इट वॉज क्रिएटेड अलॉन्ग विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, थर्ड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज नॉट वन ऑफ इट्स एंटाइटी। ना यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। अब आधे बच्चे बोलेंगे मैम मैं तो ब्लैंक आउट हो गई या ब्लैंक आउट हो गया, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है। सी, इफ यू डोंट नो यू शुड नो, ठीक है, आपको उसको जानना है, आप उसको एक्सप्लोर करिए, क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे होगा। और ये तो हो गया सीरियस पर्सपेक्टिव से कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन आई टॉक अबाउट द एनडीए स्टूडेंट्स, अबाउट टॉकिंग द एनडीए स्टूडेंट्स, वी कैन इजिली सी कि जब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके लिए ऐसे नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये आएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, इसमें हो सकता है ये दे दें, इसमें हो सकता है ये दे दें, है ना। इस तरह से वन वर्ड या वन लाइनर्स करके आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाए। तो अब हम अपनी स्क्रीन को क्लीन करते हैं और बेसिक देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इट इज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, यस दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज इट वाज क्रिएटेड अलॉन्ग विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है, ठीक है। थर्ड इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज नॉट वन ऑफ इट्स एंजाइटीज, ये यहाँ पे गलत है। अब पॉइंट ये आता है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बेटा होता क्या है ना कि इतना बड़ा अगर वर्ल्ड, आप एक कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक का अगर ग्रुप है तो ग्रुप में वो अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं रखेगा। और ये क्या कह रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन तो ऑलरेडी ऑब्वियसली फाइनेंस से रिलेटेड है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात हो रही है तो उसका पार्ट होनी चाहिए थी। तो कैसे आपने कह दिया कि उसकी एंटाइटी नहीं है? इसके साथ बहुत अलग अलग एंटाइटीज जुड़ी होती हैं, जैसे मीगा, जितना मुझे याद आ रहा है, ICSID, ठीक है, और FCI समथिंग करके, फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे IFC होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ICSID होता है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर समवेयर, जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए। और मीगा होता है, आप इसकी फुल फॉर्म्स को सर्च कर सकते हो। मेरा क्या रहता है कि मैं अगर उसको फुल फॉर्म में नहीं याद रख सकती तो मैं निमोनिक्स बना लेती हूँ। जैसे मैंने निमोनिक बनाया था कि मीगा होती है, इसका पार्ट ICC होती है, ठीक है, इसके साथ FIC करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी इट इज IFC, राइट। तो IFC में ये हो गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये तो इसका पार्ट है, तो इसमें आपने कैसे कह दिया उसकी एंटाइटी नहीं है? इसके साथ हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। अब मैं अगर स्क्रीन क्लीन कर लूँ तो हाँ ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, हाँ इसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इसको क्रिएट किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी एंटाइटी IFC ना हो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? 2। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर सही, तो कितनी सही थी? 2। तो हम क्या टिक करेंगे? ओनली 2। अब इसके साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब यहाँ पे कहा आ जाता है जब हम सिटीजनशिप वाला टॉपिक करते हैं, ये किसके लिए सिटीजनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये पूछा जा सकता है कि किस पार्ट में आती है, तो पार्ट 2 में आती है, ये सब बता लेगा, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा ये एनडीए के लिए आएगा, लेकिन अभी इस सिटीजनशिप के बारे में अगर डिटेल पूछी जाए तो वो CDS में आएगी, ठीक। तो आप दोनों तरफ से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आप देखिए, परेशान नहीं होना है, ठीक। ओके, नाउ सी, अगर मैं इस स्क्रीन को क्लीन कर दूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है दे आर अलाउड टू हैव
डुअल सिटीजनशिप? पहली बात, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात की जा रही है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पहले तो देख लो होता क्या है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जिसको इंडिया का पासपोर्ट मिला है बट वो इंडिया का है नहीं। दैट मीन्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज अ फॉरनर बट ही हैज दैट पासपोर्ट फॉर इंडिया। ओके, अब इसमें कह रहे हैं दे आर अलाउड टू हैव डुअल सिटीजनशिप, दे एंजॉय द पैरिटी विद एनआरआईज इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स। अब इसमें से हमें अंडरस्टैंड करना है कि इस सिचुएशन को क्यों लाया गया। मैम सिटीजनशिप से क्यों क्वेश्चन लेके आए? आप तो कह रही थी करंट अफेयर है बेटा। अभी रिसेंट एक आरटीआई डाला गया था, फाइल किया गया था, उसमें पता करने के लिए कि क्या स्टेटस चल रहा है। तो वहां ये देखा गया कि जितने भी लोग पीआईओ हैं, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उन्होंने लास्ट 2001 से लेके अभी तक कम से कम नहीं तो 70,000 लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि सिटीजनशिप क्या बात कर रही है। तो क्या है कि दे आर अलाउड टू हैव डुअल सिटीजनशिप? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ होती है। ठीक है, उन्हें सिटीजनशिप एक ही अलाउड होती है। दे एंजॉय द पैरिटी विद एनआरआई इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल बेनिफिट। दिस इज राइट। हाँ, उनको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बेनिफिट में मिलती है। अब 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे देख लो स्टैटिक के रूप में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा डेली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप आती किसमें है? किसमें आती है? पार्ट 2 में आती है। ठीक, आर्टिकल कितने हैं? 36 से 51 के बीच में आर्टिकल्स हैं। अब इसमें एक चीज मुझे बताओ, जनरल से अगर हम बात लें, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, 36, 51 डीपीएसपी का है, ये गलत हो गया बेटा। ठीक है, अब एक बार आते हैं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि सिटीजनशिप है वो पार्ट 2 में आती है। ये बहुत डिटेलिंग टॉपिक है और आपको इसके साथ याद रखना है कि ये किस पार्ट में हम पढ़ते हैं। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है तो उसको इंडिया लाइक फॉरेन का है तो उसे इंडियन का पासपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन डुअल सिटीजनशिप को नहीं ले सकता। अगर वो कहीं और की सिटीजनशिप लेता है तो उसको इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और ये स्टेटमेंट हाँ उनके, लेकिन ऐसा है कि उनके पास अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है, तो वो किसी को होल्ड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये उनको अलाउड है। उनके बच्चे किसी एजुकेशनल स्कूल में पढ़ सकते हैं हमारे इंडिया में रह के, ये उनको अलाउड है, बट उनको डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउड है। मतलब ये चीज अलाउड है बट वो दो सिटीजनशिप नहीं ले सकते। ये बात हमारी खत्म हो गई है ना। अब इसमें आता है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही थी। अब आप बताइए इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट। तो अभी आपने क्या देखा, ये गलत ये थी, तो एक ही स्टेटमेंट सही है। तो ओनली कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, 1 वाली या 2 वाली। तो इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाली तो गलत है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक, अब हम स्लाइड को क्लीन कर दें। स्लाइड क्लीन करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है बहुत प्यारा सा, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एनडीए में भी और सीडीएस में भी, और उसमें से मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एनडीए के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर आया नहीं कि आप एक्टिवेट हो गए। ठीक, एक्टिवेट इन द सेंस पॉजिटिव है कि आप अलर्ट हो गए कि आपको इस क्वेश्चन को करना है। रिसेंटली सीन इन न्यूज़ विच ऑफ द बटरफ्लाइज हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर है बेटा ब्लू पैंसी बटरफ्लाई। 3-4 ऑप्शन दिए थे, मैंने डायरेक्ट इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है और बहुत कुछ रीजंस में ही है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा देखी जाती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हल्का से देखने को मिलती है, वैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एंड दे आर ब्लू बटरफ्लाइज एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो उसको वहाँ का क्या डिक्लेयर कर दिया गया, ऑफिशियल बटरफ्लाई, क्योंकि उसी रीजन में पाई जा रही है। अब इसका आप क्या करेंगे, मुझे साइंटिफिक नेम बताएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे साइंटिफिक नेम पूछें, इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ। बट वी कैन से ना कि आप हमेशा अपने आप को 360 डिग्री रोटेट करके पता करोगे। तो इसका बताइएगा साइंटिफिक नेम क्या होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेज, the question in front of you is recently seen in the news energy transition index is released by which of the following. The options in front of you is International Energy Agency, S&P Global, World Economic Forum, Organization for Economic Cooperation and Development. Now again this is the important question, अभी recently release हुआ है 1-2 दिन के अंदर ही अंदर। एनर्जी ट्रांजिशन में पहले तो इंडिया की रैंक सुन लो कितनी है। इंडिया की रैंक कितनी है, तो ये आपका रैंक रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। रैंक ऑफ इंडिया इज 67th। कितने कंट्रीज के बीच में होता है, 120 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 120 कंट्रीज का एनालिसिस हुआ। और टॉप रैंक किसकी है, टॉप रैंकिंग की बात करेंगे तो वही हमेशा से जो चला आ रहा है कॉन्सेप्ट, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। डीएनएसएफ करके याद कर लो बेटा। डीएनएसएफ मतलब डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इसके बाद स्विट्जरलैंड है। तो टॉप रैंक इसकी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और ये कितना हो गई, 67th रैंक किसकी हो गई, इंडिया की हो गई।
एक ही लाइन में सब पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि कौन रिलीज करता है। तो रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बाद में रिवाइज करने के काम आएगा। मैंने बोला ना, एक ही क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। हम आपके सामने क्वेश्चन एक लाएंगे, लेकिन उसको कितने तरह से पूछा जा सकता है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा मिलेगी विदाउट एनी डाउट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिसेंटली सीन इन न्यूज प्रणाम पीएम प्रणाम स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दिन से इस पे काम चल रहा था कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाए, फाइनली ले लिया गया है। पीएम प्रणाम की मैं फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, हो सकता है आप इससे गेस कर सको। प्रणाम स्टैंड्स फॉर, ठीक है, प्रणाम किसके लिए स्टैंड करता है? धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर न्यूट्रिएंट, सॉरी ये नहीं है, इट इज प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ये रिसेंटली बहुत दिन से न्यूज में थी कि ऐसा कुछ लाया जाए। गोवर्धन स्कीम एक है, गोवर्धन स्कीम, वो भी इसी के इनिशिएटिव के पार्ट पे ली गई है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इन्होंने सिंपल बोला, प्रणाम इज प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना के अंडर कट उसको लाया गया है। और ये किसके द्वारा रिलीज हुआ है? तो आपके सामने बहुत सिंपल सा है, फर्टिलाइजर यूज करने के बजाय हम गोवर्धन जैसी चीजों से इसका यूज कर सके। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर। रिसेंटली न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब वापस से आते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में रिलीज जो हुई है उसमें इंडिया की क्या रैंक आई है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं, पूछे जाते हैं, तो इसके साथ कोई भी रिस्क मत लेना बेटा। इसको जितनी डायमेंशंस में पढ़ सकते हो उतनी डायमेंशंस में पढ़ो। तो फिर से यहाँ पे रैंकिंग का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ गए। अब रैंकिंग क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को अगर देखें तो आंसर इज 149। तो अब इसके साथ और क्या क्या देखना है? 149 रैंक है किसकी है भाई? इंडिया की, ठीक। और इंडिया रैंक 149 है। लास्ट टाइम क्या थी? 197 थी। कब? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की क्या थी? 197, ठीक। अब उसके बाद कितने कंट्रीज का एनालिसिस होता है टोटल? तो उसमें आपको पता होना चाहिए। आप ये मुझे क्वेश्चन मार्क बनाओगे, कितने कंट्रीज का एनालिसिस होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि सबसे बेस्ट किसको बोला गया है। तो बेस्ट इज आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, इसको बेस्ट माना गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एक साथ 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए। अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लाते हैं। दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे जो है वो कब कमेमोरेट होता है, कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सॉरी, कब सेलिब्रेट किया जाता है अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा 20 जून, ठीक। और उसके साथ क्या होता है, किस ईयर से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो स्टार्टेड 2007 से स्टार्ट किया गया। किसके लिए किया जाता है? तो महानोपोलिस करके एक स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान थे, उनके बिहाफ पे किया जाता है। क्या करने के लिए? स्टैटिस्टिक्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? अवेयरनेस फॉर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आपके साथ सिंपल क्वेश्चन था, याद हो गया। इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। देखो बेटा, होता क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है इंडिया सीरीज में। बट पॉइंट क्या है, जब कोई इंडियन ओरिजिन का बनता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एक झलक दे दें कि क्या हो सकता है ना। तो जैसे आईएमएफ के हेड पूछा जाता है, तो आपको पता होगा गीता गोपीचंद है, तो वो इंडियन ओरिजिन के लिए, इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता था। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, तो वो इंडियन ओरिजिन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह क्वेश्चन है कि आउटर स्पेस यानी कि यूएनओएस जो है, यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, किसको अपॉइंट किया गया है, उसका न्यू डायरेक्टर। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, ए साइमोनाटा डी पिपो, बी आरती होलामैनी, सी ऑड्रे एजोले, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आरती होलामैनी। इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऐड किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा नहीं खबड़ाना है, छोटी सी चीजें हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंट किया गया है इंडियन ओरिजिन का। कहाँ का? इंडियन ओरिजिन का, ठीक है। और वो कौन है? आरती होला है, जो कि डायरेक्टर हैं, ठीक है। फाइनली उनको डायरेक्टर डिक्लेयर, इतना कर लिया बहुत है। अब ये है क्या?
ये मेन मतलब कहाँ की है, मेनली ये कहाँ की है, यूनाइटेड किंगडम की, और सक्सीड किसको करेंगी, यानी कि ये जो है अपनी पोस्ट से हट रही हैं, जिनका नाम है साइमोनेटा डी पिप्पो, और ये इटली की थी, ये हट रही हैं, और ये पर्टिकुलरली जो हमारी थी इंडियन ओरिजिन की वो यूके की हैं, ठीक। उसके बाद इनके बारे में बताया गया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ जो है वो है कि इस पोजीशन पे 25 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ उनको लाया गया है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मैनेजरियल एंड एडवोकेसी फंक्शंस के साथ नॉलेजेबल या एक्नॉलेज माना जाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मुझसे वही मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में, मैं सिटीजनशिप को सामने चल रहा था, डीपीएसपी दिमाग में चल रहा था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, डीपीएसपी किस में आता है, पार्ट 4 में, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए भी और सीडीएस के लिए भी। डीपीएसपी किस में आता है, पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल कितने होते हैं, 360 से 51। इसमें पूछा क्या गया है, अब ये देख लो, इट्स आइडिया वाज बोरोड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो इसका आइडिया बोरो किया गया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या ये बात सही है। दूसरा, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। थर्ड इज देयर इज नो मेंशन ऑफ टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मुझे ये पहले बताओ कि अगर आपको ये नहीं पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी न्यूज में चल रहा है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अब चल रहा है, अब वो आता किस में है, डीपीएसपी में आता है कि नहीं, अब आप लोग अंदाजा लगाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था, आर्टिकल 44 में आता है, और मैंने अभी क्या बताया, पार्ट 4 में कितने आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 36 to 51। तो अगर आर्टिकल 44 में आता है तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। अब आता है दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल वो होते हैं, ये बात पूछी गई है, तो हाँ वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, क्योंकि कौन जस्टिसेबल होता है, फंडामेंटल राइट जो होता है वो जस्टिसेबल होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के थ्रू एनफोर्स्ड हो जाता है, ठीक है। जो कोर्ट में लॉ के थ्रू एनफोर्स हो सके उसे एनफोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं, और ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, तो ये वाली गलत हो गई। इट्स आइडिया वाज एक्सक्यूज मी, एक चीज बतानी बेटा, ये सही है, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल होता है, ठीक। ये वाली जो थी द इज नो मेंशन, ये गलत है, क्योंकि वहां पे मेंशन है, आर्टिकल 44 है तो उसमें आ रहा है, यहाँ मैंने ये नहीं देखा था, सॉरी। इट्स आइडिया वाज बोरोड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था बच्चों को, ये स्पेनिश से नहीं लिया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन देख ली। देखो 3 क्वेश्चन याद हो गए। अब आपको अगर एनडीए में पढ़ना है तो डीपीएसपी किससे बोरो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, नॉन जस्टिसेबल होता है नेचर में, और तीसरी चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 इसके अंडर में आता है। एनडीए पर्सपेक्टिव से याद हो गया। अब मैं स्क्रीन क्लीन कर दूं तो ये क्वेश्चन बन जाता है सीडीएस पर्सपेक्टिव का, ठीक है। तो सीडीएस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होगा, ये वाली बात मैम गलत है, क्योंकि इस यहाँ पे स्पेनिश लिखा हुआ है। ये वाली बात सही है, क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, और जो जस्टिसेबल होता है वो होता है फंडामेंटल राइट। थर्ड दिया हुआ है नो मेंशन ऑफ द टर्म, तो नो मेंशन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो कितनी सही है, ओनली 1। तो इसमें ओनली, अब इसमें पूछा कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये गलत, तो कितनी सही है, 1। तो इसमें क्या आएगा, ओनली 1। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जितने भी क्वेश्चन करा, जिस दिन कम करा रही हूँ समझ जाओ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिस दिन ज्यादा करा रही हूँ समझ जाओ वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियान। एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन है ना, ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एसोसिएटेड नेशन। तो ये क्या हो गया, एशियान, एशियान हो गया आराम से। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया साउथ ईस्ट एशिया। अगर मैप पे नहीं पता तो आप जिंदगी में इसके मेंबर्स नहीं याद कर सकते कि कौन कौन है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो आपको एक बैकग्राउंड दे दिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस एंड म्यांमार आर मेंबर ऑफ एशियान। द मोटो ऑफ एशियन हैज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये हमने कल कराया भी था कि ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। तो ये 3 क्वेश्चन तो वहीं तैयार हो गए कि जब तीनों सही है तो इसमें पूछा कितनी स्टेटमेंट सही है, तो आप बताइए ये भी सही, ये भी सही है, तो टोटल कितनी स्टेटमेंट सही है, 3। तो इसमें क्या 3 दिया हुआ है, तो ऑल 3 आंसर हो गया। अब पॉइंट है मैम आप
आपने तो खट से बता दिया, हम कैसे बताएंगे? तो ये देख लो बेटा, आराम से याद हो जाएगा। मेन मैंने इसी स्लाइड के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाया था ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, ठीक है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन क्या था, हमने जो क्वेश्चन रखा था वो ये था कि कौन कौन एशियान का मेंबर है। आपको याद करने में परेशानी होती है, आप साउथ ईस्ट एशिया का मैप अपने माइंड के सामने रखिए या ऑक्सफोर्ड के मैप में देख लो, वो बेस्ट मैप होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उसमें सही से ऑब्जर्वेशन दी होती है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो आराम से आपको याद करा देते हैं। देखिए कितने टोटल मेंबर स्टेट्स होते हैं एशियान, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। एशियान इज, एक एक करके याद कर लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएटेड नेशन, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ोगे, देखो सिंपल है, ए इसका आ गया, एस इसका आ गया, ई इसका आ गया, ए इसका आ गया, एन आ गया, एशियान हो गया। अब इसमें पूछा कितने कंट्रीज होते हैं, तो कितने कंट्रीज का है, 10 मेंबर स्टेट है, ठीक है, 10 मेंबर स्टेट है। अब 10 मेंबर स्टेट कहाँ के एरिया को कवर कर रहा है, जब साउथ ईस्ट एशिया के कवर कर रहा है तो मैप में भी साउथ ईस्ट देखेंगे। कंट्रीज देख लो, पासवर्ड से बनाना चाहो तो पासवर्ड बना लो, लेकिन हर जगह पासवर्ड नहीं, थोड़ा मैप ऑब्जर्वेशन को भी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, क्योंकि एसएसबी देने जाओगे तो वो पासवर्ड के हिसाब से हर जगह काम नहीं करती चीजें। थोड़ा माइंड में आपके साउथ ईस्ट एशिया का मैप होना चाहिए, उसी भी पे आपके सामने स्क्रीन है। अब ध्यान से देखते जाइए, ये साउथ ईस्ट एशिया है, देखिए एशिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, नीचे की तरफ थोड़ा सा वाटर एरिया आ रहा है, वहां से कनेक्ट बनता है, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा पहला दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखो, पहला कौन सा है, म्यांमार है, ठीक, पहला कौन सा दिया हुआ है, म्यांमार दिया हुआ है, दूसरा वियतनाम, तीसरा लाओस, चौथा थाईलैंड, कंबोडिया। ये ऐसे सीरीज में याद रखा करो कि जो एक ग्रुप है उसमें आता है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक, ये सारे कवर हो गए। अब उसके बाद बीच वाले एरिया पे आओ, तो मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, अब इसमें मैं रेड पेन यूज कर लूं, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनोई हो गया, 3 ये हो गए, यहाँ पे आपके ये हो गए थे, ठीक। अब इसके साथ आपको क्या दिया हुआ है, इंडोनेशिया दिया हुआ है, ये नहीं होता है बेटा, ये नहीं होता है, ये नहीं है, ठीक, सिर्फ ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया फिलीपींस। आप देखिए आपने कितनी आसानी से 10 कंट्रीज के नाम याद कर लिए। अब उसी को आप एक बार फॉलो कर लीजिए, ब्रूनो, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अब इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए कि फर्स्ट आपको ये हाफ याद होना चाहिए, फिर ये हाफ याद होना चाहिए, एक ये 10 एशियन कंट्रीज कंप्लीट। विद दिस हम इस वाले क्वेश्चन को अगर सामने आपके लाएं तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे कि ये वाला ऑप्शन सही था या गलत। अब इसके साथ हमारा स्लाइड खत्म होती है एंड वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सीरीज। अब आपके सामने नए जुलाई से नई शुरुआत होगी, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप संडे को बैठ के पूरे करंट अफेयर्स एक बार देख लीजिए, वीकली एपिसोड भी और जो डे वाइज हुए हैं, क्योंकि हम वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं लाएंगे, जब हम मंथली लाएंगे हम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, वी विल बी कमिंग इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इटसेल्फ। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत।